नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टर्न द बस की इस ऑर्गेनाइजेशन में। हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं की आपके पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के पाठ 8 क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम मूलतः द्रविड़ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, सिक्किम के विलय के बारे में पढ़ेंगे और गोवा मुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियोस में महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में पढ़ा है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं स्वायत्तता के अर्थ के बारे में पढ़ा है, पाठ के महत्व को समझा था हमने। उसके बाद के वीडियो में जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूर्व उत्तर की समस्याओं के बारे में समझा और पढ़ा है। और आज के इस वीडियो में हम द्रविड़ आंदोलन, सिक्किम का विलय और गोवा मुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस मैप को समझ लीजिए कि द्रविड़ आंदोलन हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं। द्रविड़ आंदोलन के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो अब आपको इस बात को ध्यान में रखनी है, तमिलनाडु को। तमिलनाडु मुख्यतः प्रमुख है इस आंदोलन के बारे में, क्योंकि आंदोलन तो पूरा साउथ के बारे में है, दक्षिण भारत के बारे में है, परंतु बाद में चलकर क्योंकि इस आंदोलन को दूसरे राज्यों का सपोर्ट नहीं मिला था, दूसरे राज्यों का समर्थन नहीं मिला था, इसीलिए ये तमिलनाडु तक ही सीमित था। तो हमको इस बात को ध्यान में रखनी है, तो हम द्रविड़ आंदोलन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्किम के बारे में कि सिक्किम का विलय भारत के साथ किस प्रकार से हुआ। तो जब हम सिक्किम के विलय के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इस चीज को ध्यान में रखनी है कि सिक्किम भारत का हिस्सा है और सिक्किम किस भाग में है भारत के। तो आपको ये याद रखना है कि सिक्किम इस भाग में है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पार्ट है। और यहाँ पे देखिए एकदम अपर पार्ट में सिक्किम को आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपकी बात आ गई कि तीसरी बात जो हम पढ़ेंगे इसमें गोवा के मुक्ति के बारे में पढ़ेंगे और गोवा की मुक्ति किस प्रकार से हुई। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब हम गोवा के बारे में बात करेंगे तब आपको इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं वीडियो के। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं द्रविड़ आंदोलन के बारे में। द्रविड़ आंदोलन के बारे में शुरुआत करने से पहले हमको ये समझ लेने की जरूरत है कि द्रविड़ आंदोलन को शुरू किन्होंने किया था। तो इसको शुरू करने वाले ईवी रामास्वामी नायकर थे, जिनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और जिनका देहांत 1973 ईस्वी में हुआ। वे पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनकी जो आस्था भगवान में नहीं थी, तो ये इनको एथिस्ट भी बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उनीश्वरवाद। तो ये उनीश्वरवाद के प्रबल समर्थक थे, तो इनको ईश्वर में विश्वास नहीं था। ये जाति विरोधी आंदोलन एवं द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक थे। तो इनका कहना था कि जो आर्य समाज के जो लोग हैं, जो उत्तरी भारत में रहते हैं, उससे हम लोग अलग हैं। जैसे कि आपने आर्यन इन्वेजन थ्योरी पढ़ी होगी अपने इतिहास की किताब में। जैसे कि आर्य जो है वो बाहर से आए थे और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे, हड़प्पन सभ्यता के, उनको मूलतः द्रविड़ कहा जाता है। और यही समझाने की कोशिश थी रामास्वामी नायकर की। तो इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन पुरजोर तरीके से चलाया था, जो कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। ब्राह्मणवाद से हमारा क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे जातिवाद से है कि किस प्रकार से एक तबके, जिनको आप ब्राह्मण कहते हैं, पंडितों का तबका कहते हैं, उनको समाज में बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, वहीं पे दलित तबके के लोगों को मार्जिनलाइज किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनको समाज में अछूत माना जाता है। तो इन सब चीजों के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ रामास्वामी नायकर का पुरजोर आंदोलन चला था और ये थे वो व्यक्ति। इनके बारे में मूलतः इतिहास में बहुत कुछ है, तो आप इसके बारे में डिटेल में जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो जहां तक बात है द्रविड़ आंदोलन की, तो यह आंदोलन का एक बहुत लोकप्रिय नारा था। और वो नारा क्या था कि उत्तर हर दिन बढ़ता है और दक्षिण हर दिन घटता है। तो ये मूलतः इस आधार से उभर उभर कर आया था कि उत्तर में जो विकास
का पैमाना जो है वो बढ़ता जा रहा है, पर दक्षिण की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यही कारण था रामास्वामी नायकर का पूर्णतः से ये आंदोलन को चलाने का, और यही क्षेत्र आंदोलन आगे चलकर एक ताकतवर आंदोलन के रूप में हमारे समक्ष सामने आया। भारत राजनीति में यह आंदोलन पूर्णतः क्षेत्रीय भावनाओं को सर्वप्रथम और सबसे प्रबल तरीके से अभिव्यक्त करती थी। हालांकि इस आंदोलन के नेतृवर्ग के एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की थी, पर आंदोलन के कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि इस आंदोलन क्षेत्रीय आकांक्षा से ही उभर कर आई थी कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, उत्तर में होता जा रहा है। और यह पूर्णतः से यह आंदोलन सरकार का अपने तरफ एक तरह से आकर्षण खींचना चाह रहा था कि आपको देखना होगा कि भारत का जो हिस्सा है वो दक्षिण भी है, तो आपको वहां भी विकास लाना पड़ेगा। और चूंकि विकास नहीं हुआ उस पैमाने में जिस प्रकार से नॉर्थ के इलाके में, उत्तर के इलाके में हुआ, इसी के लिए इनका एक डिमांड था, इनकी एक पूर्णतः से इस आंदोलन की एक प्राथमिकता थी कि हमें एक नया राष्ट्र चाहिए। और वो क्या राष्ट्र होगा? द्रविड़ राष्ट्र होगा, जो कि भारत से स्वतंत्र होगा। परंतु इन्होंने अन्य आंदोलनों की तरह, जो कि आप पंजाब आंदोलन में देखते हैं, जम्मू कश्मीर में देखते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा हिंसा हुई, इस आंदोलन में आप उस तरह का नहीं देखेंगे कि आप शस्त्र उठाए लोगों ने और हिंसा की। तो यहाँ पे हमको ये समझने की जरूरत है, जो गांधी जी का अहिंसावादी जो विचारधारा थी वो काफी प्रबल था इस आंदोलन में। इस नेतृत्व में अपनी मांगे आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का इस्तेमाल किया था। और द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के हाथों थी। इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कजगम उभर कर आती है, जिसको आप डीएमके भी बोलते हैं। आज की राजनीति में भी जो आप तमिलनाडु में देखेंगे कि डीएमके के नाम से प्रसिद्ध है ये पार्टी, द्रविड़ मुनेत्रा कजगम जिसको बोलते हैं। तो ये सारे पार्टीज के बारे में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा ही होगा। तो अब चलिए मूवमेंट की तरफ देखते हैं कि ये संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध कर रही थी, और ये बता रही थी कि किस प्रकार से आर्थिक सांस्कृतिक विकास होता जा रहा है। उत्तर भारत की संस्कृति को, क्षेत्रीय को गौरव प्रतिष्ठा दी जाती है, पर वहीं पे दक्षिण के क्षेत्रों को नहीं दी जा रही है इतनी। और यही कारण था कि ये क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा को हासिल करने के लिए ये आंदोलन को पुरजोर तरीके से ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था। प्रारंभ में द्रविड़ आंदोलन समग्र दक्षिण भारतीय संदर्भ में अपनी बात रखता, लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों से समर्थन ना मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे तमिलनाडु तक ही सीमित रह गया। और इसके बाद क्या हुआ कि द्रविड़ कजगम दो धड़ों में बट गया, और आंदोलन की समूची राजनीतिक विरासत द्रविड़ मुन्नेत्रा कजगम, जिसको मैंने अभी बताया कि डीएम के पाले में केंद्रित हो गई, डीएम के हाथ में चली गई। और 1953 से 1954 के दौरान डीएमके ने तीन सूत्री आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा, और आंदोलन की तीन मांगे थी। तो आपको ये ध्यान रखनी होगी कि जब आपसे द्रविड़ आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो इसकी मुख्यतः तीन मांगे थी, और वो तीन मांगे क्या क्या थी मैं गिनती हूँ। पहली मांग थी कुल्लाकड़ी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। संगठन की यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उसके विरोध को प्रकट करती थी। दूसरी मांग क्या थी? दूसरी मांग थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृत के इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाए। तो पहला तो स्टेशन के नाम को बदलने की बात हो गई, दूसरा हो गया कि संस्कृत के इतिहास, तमिल संस्कृत के इतिहास को स्कूली शिक्षा में ज्यादा महत्व दिया जाए। और संगठन की तीसरी मांग क्या थी? संगठन की तीसरी मांग यह थी कि राज्य सरकार के शिल्प क्रम शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी।
संगठन के अनुसार यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती थी। डीएमके हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए भी खिलाफ थी। तो डीएमके का कहना था कि भारत में मूलतः बहुत तरह की भाषाएं, क्यों आप हिंदी को राजभाषा बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से उनका यह था कि एक भाषा को अगर ज्यादा आप तवज्जो देंगे तो भारत की अन्य भाषा को आप कहीं ना कहीं सब्जुगेट कर रहे हैं, उसको मतलब कहीं ना कहीं कम दर्जा दे रहे हैं। तो यह पूर्णतः से मांग थी कि तब आप समानता का जो सिद्धांत है, जो आप विविधता का जो सिद्धांत है, उसको पूर्णतः से हम अचीव नहीं कर पाएंगे, यानी पूर्णतः से हम उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने डीएमके को जनता के बीच तमिलनाडु में बहुत लोकप्रिय बना दिया था दोस्तों। यह राजनीतिक आंदोलन एक लंबे समय सिलसिले के बाद डीएमके को 1967 यानी 1967 के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगती है इस पार्टी को, और वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। और यह पार्टी, डीएमके के संस्थापक कौन होते हैं? डीएमके के सब संस्थापक होते हैं सी अन्नादुरै, और जिनकी मृत्यु के बाद दल को दो फाड़ में बढ़ जाता है दल, तो उसको दो फाड़ हो जाता है, यानी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। और इसमें एक दल मूल नाम यानी डीएमके को लेकर आगे चला, जबकि दूसरा नाम क्या हो गया? ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक कहने लगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि तमिलनाडु के जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में दो प्रकार की पार्टियां हैं, और यह इस आंदोलन से ही उभर कर आती है। और बाद में जाके जो मेन जो डीएमके था, द्रविड़ मुन्नेत्र कजागम, वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। और दो हिस्सों में बंटने के साथ पहला तो डीएमके ही रहता है, द्रविड़ मुन्नेत्र कजागम, और दूसरा क्या बन जाता है? ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक पार्टी। ओके, यह दल स्वयं को द्रविड़ विरासत का असली हकदार बताता है, और तमिलनाडु की राजनीति में यह दोनों दल 4 दशकों से दबदबा बनाए हुए हैं। इनमें से एक न एक दल 1996 के केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की हिस्सा रहा है, और 1990 के दशक में एएमडीएमके, पीएमके, तो एएमडीएमके, मरुमलर्ची, द्रविड़ मुन्नेत्र कजागम, और फिर पट्टाली मकल्लम कच्ची, और डीएमके देसीय मुरपोक्को द्रविड़ कजागम जैसे कई अन्य दल अस्तित्व में आई 1910 के दशक के बाद में। और तमिलनाडु की राजनीति में इन सभी दलों के क्षेत्रीय गौरव के मुद्दों को किसी न किसी रूप से जिंदा रखा, और एक समय क्षेत्रीय राजनीति को भारत राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश करती है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो क्षेत्रीयता है उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम भारत के लोकतंत्र के खिलाफ नहीं मानते हैं। और इसी के कारण जो तमिलनाडु की राजनीति में यह चीज बहुत अच्छे से उभर कर आई है कि क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच में एक लिंकेज है, एक सहयोग है, कि आप तभी लोकतंत्र को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं सिक्किम के विलय के साथ। तो सिक्किम के विलय पर भी आपके प्रश्न पत्र पर सवाल आते हैं, चाहे वो 4 नंबर का है, 6 नंबर का है। तो अगर हम इस बॉक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आराम से कर सकते हैं। तो सिक्किम के विलय के बारे में जब हम पढ़ते हैं, विलय का अर्थ क्या होता है? विलय का अर्थ होता है कि मिलन हो जाना, मिल जाना, किसी भी हिस्से के साथ जाके सम्मिलित हो जाना। तो जब हम सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं तो सिक्किम भारत का पूर्णतः हिस्सा नहीं था आजादी के वक्त भी। तो आजादी के समय क्या था कि आजादी के समय
सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी, परंतु वो पूर्णतः भारत का हिस्सा नहीं था। परंतु शरणागति का मतलब क्या होता है? तो शरणागति का मतलब यह होता है कि सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह से संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। अब यहाँ पे संप्रभु का क्या मतलब होता है? संप्रभु का मतलब होता है कि आप निजी मामलों में पूर्णतः अपना फैसला लेंगे। ठीक है, जो हम स्वायत्तता के बारे में बात कर रहे थे कि आप निजी मसले में किसी भी हस्तक्षेप के बिना पूर्णतः से अपने मसले में खुद विचार विमर्श कर सकते हैं, बाहर से किसी भी हस्तक्षेप की आपको जरूरत नहीं है। तो संप्रभु का जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रभु की जो परिभाषा है, वो थोड़ी और बड़ी है, और उसका अर्थ ये होता है, संप्रभु राष्ट्र जिसको हम सॉवरेन बोलते हैं, कि आप अपने आंतरिक मामलों में पूर्णतः आप हिस्सा ले रहे हैं, पूर्णतः आप अपने आंतरिक मामलों में से निपट रहे हैं, और आपको किसी अन्य राज्य की या फिर राष्ट्र की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। तो स्वायत्तता से मिलता जुलता ही शब्द है थोड़ा सा, परंतु थोड़ा दोनों के मायने अलग आ जाते हैं। और संप्रभुता को ज्यादातर राष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में, जब भी हम राष्ट्र के बारे में बात करते हैं या देश के बारे में बात करते हैं, तब हम संप्रभुता या संप्रभु शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। तो सिक्किम क्या था उस समय में? सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चोग्याल के हाथ में थी। यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पाई थी, क्योंकि सिक्किम के जो राजा थे वो स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं पा रहे थे। और यही कारण था कि बाद में चलकर सिक्किम भारत के राज्य, भारत का एक राज्य बना, भारत के साथ उसका विलय हुआ। तो हम आगे पढ़ते हैं कि सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा जो था वो नेपालियों का था, और नेपाली मूल जनता के मन में यह भाव घर कर गया था कि चोग्याल अल्पसंख्यक लेपचा भूटिया के एक छोटे से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। यानी जो सिक्किम में जो है वो नेपाली लोग ज्यादा रहते थे, परंतु जो लेपचा भूटिया ट्राइब से, जो लेपचा भूटिया अभिभाजन था, जो एक तरह का कम्युनिटी है, एक तरह का संप्रदाय है, उससे थे चोगियाल। और नेपाली लोग जो बहुमत में थे, उनको लग रहा था कि चोग्याल जो हैं वो लेपचा भूटिया प्रजाति के से निकल कर आए हैं, तो वो उस प्रजाति पर ही ज्यादा ध्यान देंगे और नेपालियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और चोग्याल क्या कर रहे हैं? चोग्याल लेपचा भूटिया के शासक बन के बैठे हुए हैं, और वो नेपालियों पर लेपचा भूटिया का शासन लादे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? क्लियर डोमिनेशन देख रहे हैं, एक तबके का दूसरे तबके के ऊपर पावर का डोमिनेशन। और डोमिनेशन का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि एक तबका ज्यादा शक्तिशाली है और दूसरा तबका ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो एक तबका जो है वह दूसरे तबके के ऊपर अपने मूल विचार के आधार पर शासन कर रहा है, जबकि दूसरे तबके की बात सिरे से बहुत सारे मामलों में नकार दी जा रही है। चोगियाल विरोधी दोनों समुदाय के नेताओं ने भारत सरकार से मदद मांगी। तो चोग्याल का बहुत पैमाने में विरोध हुआ, और भारत सरकार के नेताओं से जो चोग्याल के विरोधी थे, वो भारत सरकार के नेताओं से क्या मांग रहे थे? वो भारत सरकार के नेताओं से मांग रहे थे समर्थन। और इसी का क्या कारण था कि सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतंत्र चुनाव 1974 में हुआ, और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली, क्योंकि ये चोग्याल के खिलाफ उस समय आंदोलन चल रहा था, और जब चुनाव हुआ तो लोग चाहते थे कि चोग्याल को सत्ता से हटाया जाए। तो इसीलिए चोग्याल के खिलाफ जो सिक्किम कांग्रेस बनी थी, उसको
पूर्ण बहुमत मिला था 1974 में। यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी और सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के सह प्रांत बनने की कोशिश की और इसके बाद 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो कब पारित किया गया, ये आपको 2 नंबर के प्रश्न में आ सकता है कि 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित किया गया। और ये प्रस्ताव क्या था, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रश्न पत्र में कि 1975 का सिक्किम के मामले में प्रस्ताव क्या था। तो आप लिखेंगे कि यह प्रस्ताव भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात कह रहा था। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में एक जनमत कराया गया। जनमत संग्रह को प्लेबिसाइट कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जनमत संग्रह का में क्या होता है कि आप सभी जनता से पूछते हैं कि आपका क्या मंतव्य है इस मामले में, आप क्या चाहते हैं। तो उस तरह से जब जनमत संग्रह कराया गया तो अधिकतर जनता ने इस जनमत संग्रह में क्या की, भारत के साथ मिल जाने की मांग पर अटल रहे। तो भारत के साथ मिल जाने की मांग को इन्होंने चुना और क्या हुआ, इसी के परिणाम स्वरूप सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो सिक्किम भारत का क्या बना, 22वां राज्य बन गया। और चोग्याल ने परंतु इस फैसले को, जाहिर सी बात है कि जब आपका कोई विरोध करेगा तो आप उसका विरोध करते हैं। तो चोग्याल भी तो एक इंसान है, तो वो उसने भी क्या किया, उसे भी सत्ता चाहिए थी, उसको भी शक्ति चाहिए थी। तो उसको लगा कि भारत सरकार ने एक साजिश रची है मेरे खिलाफ और भारत सरकार पर उसने बल प्रयोग का आरोप भी लगाया, चोग्याल और चोग्याल के समर्थक। परंतु भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का पूर्ण समर्थन मिला था। और यही कारण है कि आज की राजनीति में भी अगर हम देखें तो सिक्किम में विभेदकारी मुद्दा नहीं बन पाया। तो सिक्किम एक विभेदकारी मुद्दा नहीं बन पाया। सिक्किम के आंतरिक राजनीति को में इस चीज की पूर्णतः समर्थन प्राप्त है कि सिक्किम भारत के साथ सिक्किम का विलय किया जाए। तो हमारा अगला विषय है इस वीडियो में गोवा की मुक्ति के बारे में पढ़ना। गोवा की मुक्ति, हालांकि 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया था, लेकिन गोवा में क्या इसका क्या प्रभाव पड़ा। गोवा में उसका पूर्णतः बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गोवा किसके अधीन था, गोवा अंग्रेजी शासकों के अधीन नहीं था दोस्तों, गोवा था पुर्तगाल के अधीन। तो वहां पे पुर्तगालियों का बोलबाला था। तो पुर्तगाल ने गोवा का, दमन दीव का में अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। तो गोवा में और दमन दीव में पुर्तगाल का शासन था। पर 1947 के बाद जब ब्रिटिश यानी अंग्रेज जब भारत से चले गए, तब भी पुर्तगाल ने भारत से जाने में मनाही की और पुर्तगाल गोवा में जमकर बैठा रहा। यह क्षेत्र जो जिसको हम गोवा के रूप में जानते हैं भारत का, यह क्षेत्र 16वीं सदी से ही औपनिवेशिक शासन में था। औपनिवेशिक का अर्थ होता है कॉलोनियल, यानी जो बाहर के राज्य के जो पुर्तगाल अंग्रेज जो साम्राज्य था, उन्होंने आके यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बसाई थी। तो यहाँ पे 16वीं सदी से ही उनका बोलबाला था और लंबे समय तक इनका शासनकाल गोवा में रहा और की जनता का इन्होंने दमन किया था। उसने यहाँ के लोगों को नागरिकों अधिकारों से वंचित रखा। तो पुर्तगाल के जो लोग औपनिवेशिक शासक थे, उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे गोवा के लोगों को नागरिकों अधिकार से वंचित रखा और उनका बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया। ठीक है। आजादी के बाद क्या हुआ, भारत सरकार ने बड़े धैर्य पूर्वक पुर्तगालों को गोवा से अपना शासन हटाने पर रजामंद करने की कोशिश की। तो भारत सरकार ने कोशिश की कि देखिए आप चले जाइए, क्योंकि अब हमारा हमारा देश जो है वो आजाद हो चुका है और आप भी गोवा से प्रस्थान करके अपने देश वापस जाइए।
क्योंकि गोवा गोवा के लोगों का है, पुर्तगालियों का नहीं। परंतु क्या हुआ, गोवा में आजादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चला, क्योंकि पुर्तगालियों ने जाने से मना कर दिया था। और यही जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गोवा में को भारत का हिस्सा बनाया गया। तो उसके स्वरूप क्या हुआ कि ये आंदोलन महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहों के द्वारा चलाया गया, उसको बलपूर्वक या उसे बल प्रदान किया गया। और आखिरकार दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने बलपूर्वक अपनी सेना भेजी और वहां से बलपूर्वक पुर्तगालियों को हटाया गया। भारतीय सरकार की सेना ने गोवा में 2 दिन तक कार्रवाई की और गोवा दमन दीव को संघ शासित प्रदेश बनाया गया बाद में जाकर। जल्द ही, पर इसके बाद भी समस्याएं कम नहीं हुई थी। जल्द ही इसके बाद क्या हुआ, एक नई समस्या खड़ी हो गई और महाराष्ट्र के गोमांतक पार्टी के नेतृत्व में एक तबके के मांग यह रखी कि गोवा को महाराष्ट्र से मिला दिया जाए। और गोवा को महाराष्ट्र से क्यों मिलाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर लोग हैं वो मराठी भाषी लोग हैं। परंतु जो गोवा वासी थे, उन्हें अपनी गोवाई पहचान से बहुत प्यार था। वो बोलते थे कि नहीं नहीं, हमें महाराष्ट्र के साथ नहीं मिलना है, हम क्या, हम अपना गोवा का पहचान ही बनाए रखेंगे और गोवा की संस्कृति को स्वतंत्र भाव से उसी की अहमियत हम बनाना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। कोंकणी भाषा के लिए इनके मन में आग्रह था और ये बोलते थे कि गोवा की एक अलग परिभाषा, एक अलग पहचान है और वो इसकी अलग संस्कृति है, इसकी कोंकणी भाषा है। और इस तबके का नेतृत्व यूनाइटेड गोवन पार्टी ने किया और 1976 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण किया। तो एक विशेष जनमत सर्वेक्षण किया और यह जनमत सर्वेक्षण में लोगों से यह पूछा गया कि क्या भाई आप महाराष्ट्र के साथ जोड़ना चाहते हैं या फिर गोवा को एक अलग राज्य के तौर पर ही देखना चाहते हैं। तो परिणाम स्वरूप इस जनमत संग्रह के यह निकला कि अधिकतम लोग यह चाहते थे कि गोवा एक अलग राज्य के रूप में ही भारत में रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि इसी तरह से गोवा को संघ शासित प्रदेश बनाया गया और अंततः 1987 यानी 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बन गया। तो इसी के साथ गोवा की मुक्ति को हमने समझा। हमने क्या समझा गोवा की मुक्ति में, हमने यह समझा कि पुर्तगालों ने बहुत पहले से यहाँ अपना जमकड़ा बनाए रखा था, परंतु और उन्होंने गोवा के जो मूलवासी निवासी थे उनका दमन किया, उनको नागरिकों के अधिकारों से वंचित रखा और उनका बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराया। परंतु इसके बावजूद भी आजादी के बाद भारत सरकार ने धैर्यपूर्वक पुर्तगालियों को कहा कि आप भारत खाली करके चले जाइए, पर उन्होंने नहीं मानी और इसके परिणाम स्वरूप एक जन आंदोलन छिड़ा और इस जन आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहों ने बल प्रदान किया। उसके बाद 19 दिसंबर 1961 में क्या हुआ, भारत सरकार ने अपनी सेना गोवा भेजी और गोवा को फिर परिणाम स्वरूप मुक्त कराया गया। उसके बाद फिर से समस्या खड़ी हुई और समस्या ये थी कि महाराष्ट्र में कुछ लोग चाहते थे कि गोवा महाराष्ट्र से मिल जाए और महाराष्ट्र का हिस्सा बन जाए, परंतु वहां पे गोवा में लोग ये नहीं चाहते थे पूर्णतः, और इसलिए एक जनमत संग्रह करवाया गया और जिसका परिणाम यह निकला कि गोवा क्या होना चाहिए, गोवा फिर से एक अलग राज्य के तौर पे रहना चाहिए। और फिर बाद में जाकर यही बात को मानी गई और बाद में जाकर 1987 में गोवा को भारत संघ का एक हिस्सा बना दिया गया। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।